नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। ईरान इजराइल युद्ध के 26वें दिन जो ट्रंप की तरफ से जो 15 सूत्रीय एक तरह से पीस फार्मूला सुझाया गया है, उसमें ढेर सारी वैसी शर्तें हैं जो युद्ध के पहले जिसको कि ओमान नेगोशिएट कर रहा था ईरान के साथ, यानी कि किस तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान की है, उसको डिसमेंटल करना और साथ ही मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर रोक लगाना। ये सारी बातें यानी कि ओमान पहले ही जो नेगोशिएशन हो रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में, उसी नेगोशिएशन के टेबल पे लगता है ट्रंप दोबारा लौट रहे हैं। इसके साथ ही 26वें दिन की जो मुख्य बातें और भी है, उसमें पाकिस्तान के एक जहाज को ईरान ने पास देने से मना कर दिया है, जबकि पाकिस्तान इस पूरे पीस टॉक का नेगोशिएटर है, यानी कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन इसके साथ में इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है। हमले एक दूसरे तरफ से दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ईरान और अमेरिका की जो टर्म्स हैं, यानी कि युद्ध को रोकने के लिए या सीज़ फायर करने के लिए, वो कितने रियलिस्टिक हैं? क्या उस पे समझौता हो सकता है, युद्ध रुक सकता है, या फिर जिस तरह से ईरान क्लेम कर रहा है कि अमेरिका खुद से ही बातें कर रहा है, खुद से ही डायलॉग कर रहा है, यानी कि जो ईरान का ऑप्टिक्स है इस समय, वो कितना जायज़ है और क्या सचमुच ट्रंप एक तरह से हार चुके हैं? हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। वीना सिकरी जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही संजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं, और अंशु जोशी जो कि प्रोफ़ेसर हैं जेएनयू में, वो जुड़ रही हैं, जो इसके इंटरनेशनल और डिप्लोमैटिक डायमेंशन है, वो समझाएँगी। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीना जी आपसे। आप चूँकि डिप्लोमेसी आपने देखी है, आपने वर्षों तक इसमें काम किया है। अ, आप कैसे देख रही हैं कि ट्रंप साहब का जो ये 15 सूत्रीय 15 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसको कि पाकिस्तान ईरान को दे रहा है, आपको लगता है कि इसमें वो सारी बातें शामिल है कि जो कि युद्ध शुरू होने से पहले ही ओमान जो नेगोशिएट कर रहा था जिनेवा में, उस वो तो सारी बातें इस फ़ॉर्मूले में है, तो फिर युद्ध करने की ज़रूरत क्या थी 26 दिनों तक? जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 28 फरवरी को जब वो युद्ध शुरू हुआ और इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और सुप्रीम लीडर ख़ुमैनी मारे गए, अन्य बहुत सारे उनके लीडर्स और भी मारे गए थे, उनकी फैमिली भी मारी गई थी। उस वक़्त ओमान के ब्रोकर ओमान के ज़रिए जो टॉक्स हो रहे थे, पहले ओमान में हो रहे थे, फिर जिनीवा में हो रहे थे, और उस वक़्त कह रहे हैं कि इनमें काफ़ी तरक्की हो गई थी इन टॉक्स में। बल्कि एक एनालिस्ट ने ये भी कहा था कि प्रॉब्लम ये ब्रेकडाउन नहीं थी टॉक्स की, प्रॉब्लम थी कि ब्रेक थ्रू हो रही थी। और इसलिए क्योंकि इज़राइल बिल्कुल ब्रेक थ्रू नहीं चाहते थे, उनकी तो शुरू से उनका मन यही था कि हम ईरान पे हमला करेंगे, उनके लीडरान को ख़त्म कर देंगे और फिर वहाँ पे रिजीम चेंज कराएँगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो उभर के आ रहा था उस वक़्त और आज तक भी है, वो है कि ईरान में रिजीम चेंज कराना है। और जो क्लेरिक्स की सरकार है, सुप्रीम लीडर ख़ुमैनी उनकी सरकार, उनके जो दूसरे अन्य लोग हैं, आईआरजीसी जो बहुत मोटिवेटेड फोर्स है उनकी, इनको ख़त्म करके पॉपुलरली लेड कोई रेजिम लाना है। और हमें ये भी पता है कि वो काफ़ी सालों से ईरान में इसी की कोशिश में लगे हुए हैं और काफ़ी यंगर जनरेशन के साथ उन्होंने अपना प्रोग्राम भी किया था और उनकी उम्मीद ये थी कि जब ये अटैक होगा और लीडर ख़त्म हो जाएंगे तो आवाम जनता आ जाएगी सड़कों पे और रिजीम। ये हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये जो हमला हुआ इज़राइल और अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से पूरी ईरान की जनता एक हो गई और उन्होंने कहा कि हमारे पे हमला हो रहा है, हम इस बीच कुछ नहीं करेंगे। हमने देखा है कि हमला कैसे हुआ है, बहुत ही ज़ोरों से ईरानियन टारगेट्स पे अटैक हुए हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए बहुत कहते हैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि ईरान की तरफ से इज़राइल पे अटैक्स हुए हैं कई बार। कल से लेके परसों चौथ हर दिन वो जो आयरन डोम है उसे पार किया जा रहा है और इज़राइली शहरों पे हमला किया जा रहा है। काफ़ी कुछ कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि इज़राइल तो आजकल गाज़ा की तरह दिख रहा है। कई शहर ऐसे इज़राइल में हैं जो बिल्कुल गाज़ा की तरह दिख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है और लोग बड़े अचंभे हो रहे हैं। लेकिन मैं 2 बातें कहूँगी। एक मैं ये कहूँगी कि जो इज़राइल के मोसाद का हेड है, उन्होंने कल या परसों एक बयान दिया है अपने देश में, उन्होंने फिर वही रिजीम चेंज की बात दोहराई है।
और उन्होंने कहा, पहले इन्हीं ने कहा था जो मोसाद के हेड है, कि हम 2-3 दिन में रिजीम चेंज करा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। वहां नहीं, कुछ नहीं हुआ, चौथा हफ्ता चल रहा है। अब वो कह रहे हैं शायद 1 साल लगेगा, लेकिन हम लगे रहेंगे। 1 साल की बात चल रही है, एक उनकी बात है। दूसरी बात आप देखें कि अमेरिका की तरफ से, एक तरफ से वो कहते हैं हमने 15 पॉइंट का प्लान दिया है और हम शांति चाहते हैं, हम ऑफ रैम्प चाहते हैं, और हमने ये भी देखा कि जब पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध बंद करना चाहते हैं, तो ऑयल की प्राइसेस गिर गई, गोल्ड की प्राइसेस गिर गई, बल्कि स्टॉक मार्केट उभर गया। तो लगता है कि उसी वजह से, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका की तरफ से आज के दिन में 2 बड़ी खतरनाक चीजें हो रही हैं। एक तो उन्होंने अपने एयरबॉर्न पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है, कहते हैं 2 या 3 हजार पैराट्रूपर्स रास्ते में है, पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये कह रहे हैं कई दिनों से कि उन्होंने अपने एम्फिबियस असॉल्ट ग्रुप को भेजा है, उसके साथ एक मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, 2 जहाज हैं उनके, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्रिपली। एक सैन डिएगो कैलिफोर्निया से आ रहा है और दूसरा जापान से आ रहा है। और कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं 5 दिन की मोहलत देता हूं और उस बीच हम ये समझौता कर लेंगे, लेकिन कहते हैं इन्हीं 5 दिन के अंदर अंदर ये जो अमेरिकन शिप्स हैं, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्रिपली, वो पहुंच जाएंगे और ये एयरबॉर्न पैराट्रूपर भी पहुंच जाएंगे। तो आप फेस वैल्यू पे ये स्वीकार नहीं कर रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो सीज फायर कर रहे हैं, बल्कि वो 5 दिनों का जो विंडो है उसमें अपनी जो फोर्सेस हैं वो लैंड फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे खग आइलैंड पे कब्जा करने के लिए? जी, असॉल्ट, लैंड बेस्ड असॉल्ट, मुझे तो लगता है कि ये होएगा ही होएगा। ये बिल्कुल इस पे वो नहीं मुकरेंगे, क्योंकि इजराइल इस पे तुला हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारी तैयारियां की हैं। उन्होंने एयरबॉर्न ट्रूप्स, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को बुलाया है। अब इसको वो विड्रॉ तो नहीं करेंगे, और शुरू से उन्होंने कहा है कि हम खर्ग आइलैंड पे असॉल्ट करेंगे। उसकी हम जो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज है, वो मेजर एक्सपोर्ट एरिया है ईरान के लिए, उस पर कब्जा करेंगे। और देखिए ये 15 पॉइंट का जो प्रोग्राम है, उस पे वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे हमेशा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो वो तो पहले से ही खुला हुआ था, युद्ध के पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही हुआ था। और दूसरी बात, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, अब्बास अली अरागची, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं कि हम एक ऐसा रिजीम डिसाइड और डिस्कस करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुला रहेगा। हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये इसको एक बड़ा पॉइंट बनाना अपने उसमें, इसमें तो ये नहीं लगता कि ये कुछ ऐसी नेगोशिएशंस हैं जो बिल्कुल मीनिंगफुल है। सीरियस नेगोशिएशन की बातें नहीं है, ये सब कुल मिला के प्लॉय है ट्रंप का। ये फ्राइडे को ही पता चलेगा जब वो असॉल्ट यूनिट वहां पे पहुंच जाए। और तब तक ये तो ऐसे कह रहे हैं, ईरान तो कह रहा है हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। ईरान तो इनकार कर रहा है कि हम कोई नेगोशिएशन में है ही नहीं। और एक तरफ से अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के थ्रू दे रहे हैं। और ये सब, ये बहुत ही जैसे शैडो बॉक्सिंग हो रही है। और मुझे तो लगता है कि जब तक ये असॉल्ट यूनिट ना पहुंचे, जो 2 शिप्स हैं, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपली, एक बार वो पहुंच जाए, उनका एक्शन जो होगा वो उसी से पता चलेगा। और ईरान भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है कि लैंड असॉल्ट होगा और इनका रिएक्शन क्या होगा। तो वो तो कह रहा है कि हम तो तैयार बैठे हैं कि आप लैंड पे उतरें और हमारे जो सोल्जर हैं जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं युद्ध के लिए, वो अटैक करें। जी, और दूसरी बात ये, फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ईरान के पॉइंट्स हैं, उन्होंने एक 7 पॉइंट प्लान बनाया है और उन्होंने दिया है। उसमें जो चीजें हैं कि उनको पूरी रेपरेशन चाहिए और उनको चाहिए कि अमेरिकन जो बेसिस हैं वो पूरा गल्फ से निकल जाए, उस रीजन से निकल जाएं। ये उनके बहुत ही बड़े बड़े डिमांड्स हैं जो शायद ही कोई फुलफिल कर सके। और एक और बात हमने ध्यान में देनी है कि कल से खबर ये शुरू हो गई है कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं कि वो भी युद्ध में शामिल हों। और अगर दोनों सऊदी अरेबिया और यूएई युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो ये तो वाकई बहुत ही एक और बड़ा युद्ध हो जाएगा। और एक तरफ से ईरान और मुस्लिम देशों के बीच, ईरान तो है ही शिया कम्युनिटी और सऊदी अरेबिया और यूएई है सुन्नी कम्युनिटी, लेकिन फिर भी इनका युद्ध होना, डायरेक्टली युद्ध होना, एक
तरह के क्रॉसिंग सम रूबिकॉन, इट इज क्रॉसिंग अ रूबिकॉन, यू नो। और आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी खबर कल से आ रही है कि तैयारियां हो रही है। तो लगता है, हो सकता है कि जैसे ये एम्फीबियस फोर्स पहुंच जाए और मरीन एक्सपीडिशन पहुंच, उसी वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया भी जुड़ जाएंगे। तो सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है। इसमें कोई नहीं कह सकते कि इसमें पीस की तरफ जा रहा है या युद्ध विराम की तरफ जा रहा है। ऐसे कोई भी संभावना नहीं लग रही है कि बिल्कुल। अगले 2 दिन ही बचे हैं। आज बुधवार तो हो गई है और 2 दिन, फ्राइडे तक 2 दिन और बचे हैं, और उसमें ये बिल्कुल। जो ईरान की शर्तें हैं इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले अंशु जोशी को भी हम ले आते हैं बातचीत में। अंशु, आपको क्या लगता है कि जो ईरान की शर्तें हैं, जो टर्म्स हैं, वो कितनी रियलिस्टिक हैं? क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि सारे यूएस बेस को गल्फ कंट्री से हटा दो, उसके बाद कंपनसेशन देने के लिए, और इसके अलावा नो गारंटी की अटैक नहीं होगा। अमेरिका क्या इन सारी बातों के लिए मानेगा? बाकी चीजों के लिए भले मान जाए, लेकिन गल्फ कंट्री से वो अपना बेस हटा दे, वो बिल्कुल ही संभव नहीं दिखता है। पार्टीज हैं, आप चाहे अमेरिका की ओर देखें या ईरान की ओर देखें, ये तो तमाम जो फेरहिस्त दोनों तरफ से पेश हुई हैं, लगभग इसी प्रकार की पेशकशें हमने या जो लिस्ट थी वो हमने ओमान में भी देखी थी और जिनेवा में भी देखी थी। और तब भी मैंने ये कयास लगाए थे, टीवी शो पे कहा भी था इस बात को कि ये वार्ताएं विफल रहेंगी। एक एक करके जब हुई तो मैंने ये कहा इसके पीछे कारण है। आप जहां पर एक दोनों की विन विन सिचुएशन या दोनों एक न्यूट्रली आकर के चलिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कन्वर्ज कर सके, वहां तो डिप्लोमेटिकली कोई भी पार्टी अग्री होने को तैयार हो जाती है। लेकिन जहां पर एक का लॉस एक की विक्ट्री हो, तो इट्स नॉट इवन 0-0 वाली सिचुएशन जिसमें कि एक का लॉस हो रहा है एक की विक्ट्री हो रही है, तो वहां पर जाकर के पार्टीज कैसे कन्वर्ज होंगी। अब अमेरिका की जो लिस्ट है वो न्यूक्लियर मैटर को लेकर के हमेशा ईरानी ऑफिशियल्स मान जाते हैं। वो देखिए ओमान में भी माने थे, जिनेवा में भी मान गए थे, लेकिन जब उसमें फ्रिल्स ऐड करते हैं ना ट्रंप, प्रॉक्सीज को लेकर के कि हुती, हमास, हिजबुल्लाह को फंड करना पूरी तरह से बंद करे ईरान और इजराइल के लिए एक सिक्योरिटी गारंटी दे ईरान, तो वहां पर जाकर के फिर जो हार्डलाइनर्स थे ईरान के वो मना कर देते थे। और यही बात आप ईरान की तरफ से देखिए। देखिए न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के ना ईरान के ऑफिशियल्स को इतनी दिक्कत नहीं है, वे मान गए कि जो भी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, अमेरिका को कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कंट्रोल दे देंगे। वो शर्त मान गए जो ट्रंप ने रखी थी न्यूक्लियर मैटर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जैसे ही बात आई प्रॉक्सीज की और जैसे ही बात आई एक तरह से इनडायरेक्टली रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करने की जो अमेरिका के हित में जाता, तो वहां पर फिर ईरानी ऑफिशियल्स ने मना कर दिया। तो यहां पर भी अब जब ईरानियों की तरफ से ये मांग है कि इस बात की गारंटी दी जाए कि उन पर कभी अटैक नहीं होगा, उनका जो पूरा एक रिकंस्ट्रक्शन है उसकी कॉस्ट बेयर करे अमेरिका और इजराइल मिलके, और यूएस बेसिस हटा दे यूएस। तो अगर ऐसा होता है, आप एक तो इस हिस्ट्री को समझिए कि यूएस बेसिस यहाँ पर खाड़ी देशों में कैसे एस्टेब्लिश हुई थी। तो आप ये देखिए कि 1925 से लेकर के 69 तक तो शाह पहलवी डायनेस्टी थी ईरान में, जो कि बहुत प्रो अमेरिकन थी, प्रो वेस्ट थी, और अमेरिका के साथ तब ईरान के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे हमने देखा 69 की क्रांति के बाद जब ये थियोक्रेटिक इस्लामिक रिजीम एस्टेब्लिश हुआ ईरान में, तो जो आसपास के सुन्नी देश थे ना, दो चीजें की अमेरिका ने। एक तो पेट्रो डॉलर का खेल खेलना शुरू किया, तो इन देशों को कहा कि भाई ये तो शिया देश है ईरान, तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है, तुम्हारे साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तुम्हें मिलिट्री की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला मैं तुम्हें दूंगा। बदले में तुम क्या करोगे? बदले में तुम अपना सारा तेल और गैस जो है वो यूएसडी में बेचोगे। तो ये तमाम खाड़ी देश मान गए। तो ये एक पैक्ट हुआ अमेरिका के और इन खाड़ी देशों के बीच में। तो खाड़ी देशों को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिला और ऐसे आकर के यूएस बेसिस इन देशों में एस्टेब्लिश हुए, और बदले में ये पेट्रो डॉलर का खेल है ना, जिससे हम पूरी एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था को भी जुड़ा हुआ देखते हैं, ये शुरू हुआ। और लेकिन जो खाड़ी के देश ने अपनी डिप्लोमेसी आउटसोर्स कर दी अमेरिका को, उसको तो ईरान ने ध्वस्त कर दिया। अब तो जो खाड़ी के देश हैं वो भी एक तरह से श्योर नहीं है, आश्वस्त नहीं है कि भाई जो नई व्यवस्था होगी कल की तारीख में, ठीक है सीज फायर हो जाए, बात बन भी जाए, लेकिन ईरान एक पावर रहेगा। और खाड़ी के देश ये समझते हैं कि कल की तारीख में ईरान की जो स्थिति होगी वो एक तरह से उनके लिए हमेशा थ्रेट परसेप्शन रहेगा। और अमेरिकी जो सिक्योरिटी अमेरिका ने प्रोवाइड की थी वो भी खत्म हो गई कि उसने सब चुन चुन के सारे खाड़ी के देशों को टारगेट किया। इसीलिए खाड़ी देश के नॉट अफोर्ड
to let go the US bases that they have at present, और अमेरिका भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हाइपोथेटिकली हम अलग अलग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर भी एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बिंदु ये है कि कैसे युद्ध का समाधान होता है। दोनों में से क्या एक पार्टी एग्जॉस्ट होती है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, तब क्या युद्ध का समाधान होता है? तब तो क्लियर कट हमारे सामने एक विक्टर होगा और वो अपनी शर्तों पर चीजों को देखेगा, करेगा, और उसके हिसाब से एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर सेट होगा। अब मैं दूसरी आपको एक स्थिति बताती हूँ। मान लीजिए ये समाधान वार्ता के माध्यम से शांति बहाल होती है, इसमें अमेरिका की हार होगी, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से एक ऑल आउट वॉर पे चला गया ईरान के अगेंस्ट, और इस बार ट्रंप ने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए, मार्को रूबियो के स्टेटमेंट्स आए, जेडी वॉन्स के स्टेटमेंट्स आए कि अभी तो हमारा सबसे भीषण स्वरूप ईरान ने देखा ही नहीं है और इस बार तो हम पीछे हटेंगे नहीं, रिजीम चेंज करके मानेंगे। जून 2025 के स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग थे, तब न्यूक्लियर मैटर पे बातचीत हो रही थी और 12 दिन में युद्ध खत्म हो गया था और ईरान भी प्रॉक्सीज को एक्टिव करके बैठ गया था। इस बार ईरान ने भी ऑल आउट वॉर कर दिया। ऑल आउट वॉर किया तो किया, डियोगो गार्सियो तक आ गया हिंद महासागर में। यूरोप में आप देखिए तुर्की, अजरबैजान और साइप्रस तक पहुंच गया। तो इस बार बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेड हुआ जो शायद ट्रंप ने भी कैलकुलेट नहीं किया था। तो वापस आऊंगी, अगर अब ये ट्रंप ने ना अपने लिए 5 दिन का समय बाय किया, ये ईरान को नहीं दिया है उन्होंने 5 दिन का समय। अब अगर ऐसे में वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजते हैं या आगे कोई एक बड़ा कदम नहीं उठाते हैं और डिप्लोमेटिक टेबल पर जाकर के बातें हल होना शुरू होती हैं, वो ईरान की जीत होगी। और यदि ऐसा होता है तो ईरान जैसे जो दूसरे देश है ना दुनिया के, उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये अमेरिका वो हेजेमोनिक पावर नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और ट्रंप जो कहते हैं उनकी कथनी करनी में या उनकी शक्ति में एक अंतर वो देख पाएंगे। तो ये ट्रंप, और मुझे लगता है ट्रंप ये समझ पा रहे हैं, ट्रंप ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ईरान को एग्जॉशन की तरफ ले जाने को, एग्जॉस्ट हो जाए ईरान पूरी तरह से, ये मुझे लगता है कि अभी अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य है। इसीलिए आप देखिए कहा कुछ जा रहा है, कहा किया कुछ जा रहा है। स्टेटमेंट क्या आ रहा है ट्रंप का? हम 5 दिन तक ईरान की न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में लगातार जंग जारी है, इसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है। और ईरान को आप देखिए शंकर, लगातार पाकिस्तान बॉर्डर से चाइना के माध्यम से जो मिसाइल्स और ड्रोन्स उस तक पहुंच रहे हैं, उसके बलबूते वो ये युद्ध लड़ रहा है। जिस दिन ये कहीं ना कहीं चोक हुआ ना, और यही अमेरिका की नजर है। आपको तुलसी गबार्ड का वो स्टेटमेंट याद होगा जिसमें पाकिस्तान आ गया है निशाने पे कि पाकिस्तान के जो आईसीबीएम्स है वो हम सबके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। आगे रडार पे पाकिस्तान भी हो सकता है अगर बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए जो ये दोनों तरफ बलूचिस्तान वाली बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच, वो अमेरिका को पाकिस्तान यदि नहीं देता है तो। और ऐसी संभावना है क्योंकि वहां चीन बैठा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन एक और देखिए सिचुएशन के रिजल्ट्स अलग अलग निकलेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक और जो चीज चल रही है कि एक तरफ से तुलसी कह रही है कि पाकिस्तान के कैसे खतरा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान जिसको कि एक रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट दुनिया के ज्यादातर मुल्क मानते हैं और कम से कम भारत मानता है, लेकिन वो चीफ नेगोशिएटर बना हुआ है। संजय, आप कैसे देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है कि ट्रंप जब फोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो पहले पाकिस्तान को वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो नेगोशिएट कर रहा है और उसको कंपनसेट करने के लिए ट्रंप भारत को फोन करते हैं। तो भारत के डिप्लोमेसी के लिए तो ये एक सेटबैक है ना कि ट्रंप पहले तो नेगोशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान अपने यहाँ जेडी वेंस को बुला रहा है बातचीत करने के लिए और बाद में कंपनसेट करने के लिए भारत को, प्रधानमंत्री को फोन कर रहे हैं। देखिए मैं दोनों को लिंक नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री का फोन करना, प्रेसिडेंट ट्रंप का फोन करना प्रधानमंत्री मोदी को और पाकिस्तान का जो पीस नेगोशिएशन में शामिल होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। वो पाकिस्तान प्रधानमंत्री का जो बातचीत हुआ ट्रंप के साथ, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात हुई एंड ऑल दीज थिंग्स। निगोशिएशन पे बात नहीं हुई कि निगोशिएशन में उसको आने के लिए या फिर वो सहायता मांग रहे हैं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप सपोर्ट कीजिए। प्रोबेबली हो सकता है जो बातचीत हो वो इस बिंदु पर हो कि क्या इंडिया अपना बेसेस, नेवल और अदर बेसेस दे सकता है अमेरिका को ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि एक समझौता भी है 2016 का, लेमो बोलते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम, कुछ ऐसे। आई डोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म राइट नाउ, बट देयर इज एन एग्रीमेंट इन 2016, लेमो उसको बोलते हैं पॉपुलरली। और उसमें है कि अमेरिका और इंडिया अब एक दूसरे के इस बेड़ा को इस्तेमाल कर सकता है रिफ्यूलिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ के लिए एट द टाइम ऑफ वॉर और इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी से जो बातचीत हुई ट्रंप की, उसमें ये मदद मांगे होंगे
मिस्टर मोदी से। ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी क्लियर, अभी तक जो युद्ध में इंडिया का पोजीशन है उसमें एक साफ है कि इंडिया कहीं से भी न्यूट्रलिटी मेंटेन इस युद्ध में नहीं कर रहा है। इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लुक्स और अपीयर्स टू बी साइडिंग विथ इजराइल और अमेरिका। कहीं से जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट इजराइल हुआ, मेरे दूसरे पैनलिस्ट नहीं एग्री करेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जितने भी स्टेटमेंट हैं और जो भी इंडिया के जितने भी जेस्चर्स अभी तक रहे, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट न्यूट्रलिटी एट ऑल। इट इज कंप्लीटली वन साइडेड। और आप देखिए जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस पे जो जीसीसी कंट्रीज लाए थे उस पर भी इंडिया ने समर्थन दिया। तो कहीं से भी इंडिया ये नहीं लग रहा है कि जो इस पूरे वाक्य में वो एक न्यूट्रल प्लेयर हो और एक मीडिएट करने की स्थिति में हो। ऑन द कंट्री, और दूसरे तरफ देखिए पाकिस्तान, yes, let me finish. I know they might be, my other co-panelists might be having other views. I agree. But लेकिन let me finish. पाकिस्तान का जहां तक बात है, देखिए पाकिस्तान ये पहली दफा नहीं है जब वो अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहा और अमेरिका उसे इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए। 1971 में हेनरी किसिंजर जब एस्टैब्लिश किए अमेरिका चाइना रिलेशनशिप, इट वाज थ्रू याह्या खान पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश का युद्ध, इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध के कगार पे था, बांग्लादेश लिबरेट होने वाला था। उस समय ये बड़ी घटना हुई और जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, और पाकिस्तान ने जो लार्ज स्केल जेनोसाइड बांग्लादेश में किया उसको अमेरिका ने इग्नोर किया, और अमेरिका और एक ऑन द कंट्री अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए आया भी और आ रहा था और अभी तक मदद कर रहा है, और उस पार्ट ऑफ हिस्ट्री को अमेरिका अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हमेशा इस्तेमाल होते आया है, ये पहली दफ़ा नहीं है। और ये पाकिस्तान का ईरान से अच्छा संबंध रहा है। अभी आपको पता होगा कि जो यूएस में पाकिस्तान का जो एम्बेसी है, वो उसी एम्बेसी के अंदर ईरान का भी कॉन्सुलेट है जो ऑपरेट होता है। ईरान का इंडिपेंडेंट एम्बेसी नहीं है यूएस में, और वो पाकिस्तान के थ्रू ही ऑपरेट होता है, और पाकिस्तान के अंदर एक उसका कॉन्सुलेट उसके थ्रू ही ऑपरेट होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग है, जियोपॉलिटिकल भाईचारा कह सकते हैं। तीसरी बात, पाकिस्तान और ईरान इवन अफगानिस्तान युद्ध में दोनों अलग अलग थे। ईरान नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान तालिबान के साथ था। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, दो बीइंग ऑन द टू साइड्स, ईरान एंड पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहे थे। आपको पता होगा कि 2001 में जब तालिबान की सरकार गिरी, पहली तालिबान की सरकार गिरी, और तालिबान के ज़्यादातर लीडर्स जब भागे तो वो पाकिस्तान में भागे, बहुत लोग ईरान में भी भागे। अलकायदा के बहुत सारे लीडर्स पाकिस्तान में भी शरण लिए, ज़्यादातर ईरान में भी शरण लिए, और वो ईरान से ही पाकिस्तान आते जाते थे। इवन अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का परिवार ईरान में रहता था, और जब वो ओसामा बिन लादेन को जो मरने का जो एक क्लू था, मेन क्लू, वो कैसे वो पकड़ में आ गए कि ओसामा बिन लादेन इज इन अक्टोबाबाद इन पाकिस्तान। वो ट्रैवल किया, उसकी पहली वाइफ एंड हमजा उसका बेटा ईरान से पाकिस्तान आए, फिर इस्लामाबाद आए। तो ये सारा एक कोलैबोरेशंस रहा है, इंटरनल कोलैबोरेशन। फिर बिसाइड्स पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बड़ा रेस्टिव रीजन है, उसको चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान नीड्स ईरान सपोर्ट। तो बहुत सारा फैक्टर्स है। पाकिस्तान हैज मोर रीजंस टू बी इन दिस होल अफेयर्स कि जो डील करे और एक लेवरेज ले, और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी पाकिस्तान बात कर रहा होगा। पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा एक कॉम्पैक्ट है, कोलैबोरेशन है सऊदी अरेबिया के साथ, उसका ट्रस्ट है, मिलिट्री अलायंस है। तो पाकिस्तान इज बेटर पोजिशन। हमें इंडिया में इसलिए खल रहा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, डिस्पाइट हैविंग ए ट्रेडिशन ऑफ सपोर्टिंग सॉवरेनिटी ऑफ एनी नेशन विच वाज बीइंग वायलेटेड, हमेशा एक सॉवरेन नेशन के सपोर्ट में आता रहा है इंडिया इन पास्ट। हमने उस इतिहास को दरकिनार किया, और एक हम ऐसे वक्त जब एक पूरे दुनिया में सारे लोग डिस्टर्ब्ड हैं,
जहां पे पीस की जरूरत है, जहां पे इंडिया कुड हैव प्लेड एक क्लियर स्टैंड ले सकता था, इंडिया ने वो स्टैंड नहीं लिया। और काफी, और जिस हिसाब से टाइमिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट का टाइमिंग, इजराइल जाके उसका इजराइल से आने के बाद इमीडिएटली वॉर हुआ, तो कहीं न कहीं दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट मिस्ड द बस, इंडियन गवर्नमेंट अर्थ, वो कहीं न कहीं एक मिस्टेक से इंडियन गवर्नमेंट इज एट दिस पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, इन एट दिस टाइम ऑफ हिस्ट्री, जहां पे इट कुड हैव प्लेड अ मेजर रोल, अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, आपके पास अब आपको जस्ट लास्ट पॉइंट, ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी ओके, था, you could have taken a stand, you could have used the BRICS platform to air a clear discontentment towards US and Israel, that you started the war, you put the whole world into this war. But India did not perform. 2025 में ब्राजील ने गाजा पर एक क्लियर स्टैंड लिया और क्लियर स्टेटमेंट आया जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ, डिस्पाइट रिलक्टेंस। इंडिया could have played. हमने unfortunately we have a leadership in India which has diminished this nation's history, its tradition. They have not served this nation well at this time of history. ठीक है संजय, आपको वीना जी और अंशु दोनों एक तरह से काउंटर करना चाह रही हैं। वीना जी, आप पहले इस आर्गुमेंट का जवाब दें और फिर अंशु आपके पास आएंगे। बड़ी बात ये है that this is a complete misreading of the situation. India's policy is one of strategic autonomy and multi-alignment. मतलब we are friends with all the players in the game. And जो हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे, उनका प्री प्लान्ड एक विजिट था। उसके बाद ये वो जो मीटिंग हुई ईरान में जिसपे डिसीजन हुआ कि इजराइल और अमेरिका हमला करेंगे, वो तो बाद में आया। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट थी वो तो पहले ही से ही प्लान की थी। और ये कोई जो हमारी दोस्ती इजराइल से जो आज और कल की दोस्ती नहीं है, ये कई सालों से ये दोस्ती बनी हुई है। और उसी के तहत हमारी ईरान के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती बनी हुई है। चाबहार पोर्ट के बारे में आपको अच्छी तरह पता है, कैसे हम उसको डेवलप कर रहे हैं, कैसे हमारी प्रोग्राम ईरान के साथ बने हुए हैं, ये तो हमें पूरी दुनिया को पता है। और ईरान के साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे और गहरे हैं वो भी पता है। आपको पता है कि भारत में भी जब सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत हुई तो कई लोग ने अपनी सपोर्ट व्यक्त की और कहा कि बिल्कुल वो अपना कंडोलेंसेस ऑफर किए उन्होंने। तो ये सब जो हमारे भारत के रिश्ते हैं, हर एक देश से अपने तरीके से तगड़े और सालों से नियुक्त हैं। तो इसको कहना कि हमने ये गलत किया है, ये तो बिल्कुल एक टेम्पररी चीज है जो बिल्कुल ही कुछ बात ही नहीं है। जो पाकिस्तान कर रहा है वो अपने फायदे की, वो हमेशा अमेरिका को ये दिखाना चाहता है कि मैं पूरी दुनिया से फ्रेंड्स, वो हमारे को दे कॉपिंग आवर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, बल्कि वो जो अल्फाज हम यूज करते हैं वो पाकिस्तान भी यूज करता है कि हम चीन से बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, ईरान से बात करते हैं, जो भी वो करे। ये जो आज सो कॉल्ड पीस टॉक्स चल रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि पीस टॉक्स है और ईरान डिनाई करता जा रहा है कि पीस टॉक्स है, ये एक इट्स अ गेम ऑफ मिरर्स। और जो है असलियत और जो नहीं है वो हमें 2-3 दिन के बाद पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है। जब उनका बिना जी एक सवाल की, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, भारत को एक स्ट्रेटजिक साइलेंस रख के अगर नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री या सरकार ऐसा कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती थी कि जैसा कि वाजपेयी ने 2003 में किया था कि सरकार अगर यूएस का या यूएस के साथ दिखना चाहती है तो संसद के जरिए या फिर दूसरे अपोजिशन के लीडर के जरिए इस बात का विरोध कर सकती थी कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के ऊपर, एक सोवरेन कंट्री के ऊपर हमला किया, या फिर कम से कम एमईए के स्टेटमेंट पे इस तरह की शब्दावली भी अगर इस्तेमाल होती कि वी आर कंसर्न, कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। तो आपको लगता है कि स्ट्रैटेजिक साइलेंस, ऑटोनॉमी, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब अपनी जगह सारी अच्छी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क पे थी, हमारे 90 लाख लोग वहां पे रहते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह जायज है, लेकिन वाजपेयी ने जैसे इराक पे जब अमेरिका ने हमला किया था तो जिस तरह के अपोजिशन के जरिए और संसद में डिबेट करा के उसका विरोध कराया था, वो कहीं ना कहीं एक रास्ता खुल सकता था। नहीं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार अपने तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए पहले बंद थे, अब तो कह रहे हैं कि खुल जाएगा।
यूएस इजराइल के लिए बंद है, लेकिन हमारे जो जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जा रहे हैं। 3 पहले गए थे, 2 और गए हैं, उम्मीद है कि और भी जाएंगे। तो इससे क्या जाहिर है, इससे जाहिर है कि ईरान जो है भारत की पूरी रिस्पेक्ट कर रही है और वो महत्व देते हैं कि उनके रिश्ते भारत के अच्छे हों और बिल्कुल वो भारत अपनी तरफ से ईरान की पॉइंट ऑफ व्यू देखे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान प्रेसिडेंट से के बाद 2 बार बात कर चुके हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से कई बार बात कर चुके हैं और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने लीडर्स ऑफ यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान सबसे बात की है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ एक रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन रास्ता निकालने का समय होता है। अगर 2 दिन के बाद अमेरिका एक फिजिकल लैंड असॉल्ट शुरू करेगा तो ये पीस टॉक का क्या मतलब? ये तो फिर धुएं में बात सब चली जाएगी ना। और ये तो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स निकलेगा कि डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं और इसलिए हो रहे थे 5 दिन से, क्योंकि उनकी एम्फीबियस शिप्स अराइव हो रही थी वहां पे। तो इसलिए ये जो है पीस टॉक्स ये ऐसे कुछ एक दिन में बिल्कुल अग्री नहीं हो सकते। और हमने देखा भी है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं और जो ईरान कह रहा है, ये तो इतना जमीन आसमान का अंतर है कि लगता है कि नहीं कि ऐसे कुछ होगा। ये सब वेट कर रहे हैं कि अब क्या होगा, फिजिकल असॉल्ट, लैंड असॉल्ट, एम्फीबियस असॉल्ट ये होने वाला है कि नहीं, और उसके बाद ही देखी जाएगी फिर ये पता। क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत नेगेटिव ओपिनियन फेस कर रहे हैं, वो उनकी बहुत पोल रेटिंग नीचे जा रहे हैं। वहां 60% कम से कम अमेरिकन के लोग ये युद्ध के खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए और वो अमन चाहते हैं। तो इसलिए कभी प्रेसिडेंट ट्रंप उनके लिए कुछ कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं ईरान के लिए कुछ कह रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया और इजराइल के लिए कुछ कह रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है कि ये इस युद्ध को जारी रखना चाहिए और ईरान की लीडरशिप को पूरी तरह से कमजोर करके खत्म कर देना चाहिए। तो ये व्हील्स विद इन व्हील सब चल रहे हैं और उसमें ये सोचना कि किसी ने एक 15 पॉइंट का कोई प्रोग्राम पीस प्लान बनाया है और ईरान ने 7 पॉइंट का बनाया है, ये तो ऐसी थोड़ी एक दिन में होने वाला है। और ये भी साफ, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे हमें पता है कि टर्की और सऊदी अरेबिया भी हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसलिए उनको दिखाया जा रहा है कि उनके जरिए ये सब हो रहा है। तो आई थिंक वी शुड नॉट गेट अपसेट बाय दिस, वी शुड फॉलो केयरफुली जो हमारी सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी कर रहे हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखिए लंबा खेल होता है ये और इसमें क्या निकलता है, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बात है, हमने कहा है हमेशा, हमारे 1 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं, हमारी ट्रेड है इन देशों के साथ, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मिली हुई है। तो इसलिए वन हैज टू मूव वेरी कॉशियसली एंड वेरी केयरफुली। और कोई ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जैसे एक साइड या दूसरा साइड ऐसे नाराज हो जाए कि उसके बाद बिल्कुल गलतफहमी बन जाए। तो इसलिए वी हैव टू अप्रिशिएट जो हमारी सरकार कर रही है। और अमेरिका में कई ऐसे लोग हैं डिस्टिंग्विश्ड एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि सिर्फ भारत है जो पीस निगोशिएटर बन सकता है। वो सुन के ही पाकिस्तान फिर आग टपका है दिखाने के लिए कि वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हमें कुछ ऐसे गलत चीज कहनी चाहिए। जो भी वो कर रहा है, देखते हैं क्या नतीजे लेके जाए। इसलिए इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी और मुझे दूसरी जाना है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु, एक अंतिम टिप्पणी आपसे कि आप जो कह रही हैं, जो संजय ने बात कही उसका आर्गुमेंट, और दूसरा कि सऊदी क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं? क्या सऊदी को ये लगता है कि वो एक नया उस पूरे गल्फ और वेस्ट एशिया में एक नई सुपर पावर बन के जो ईरान और इजराइल का जो स्पेस है उसको वो कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए सऊदी अमेरिका पे दबाव डाल रहा है कि एक बार के लिए इसको ईरान को पूरी तरह से डिमोलिश कर दो? मैं पहले तो संजय ने जिस प्रकार के यहाँ पर तर्क रखे, मैं उनका पूरी तरह से खंडन करना चाहती हूँ, क्योंकि एज एन इंडियन हम सभी देख रहे हैं, विषय की दृष्टि से भी, विषय वस्तु की दृष्टि से भी जानती हूँ कि किस तरह के जो चेंजेस हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और बहुत वेलकमिंग चेंजेस हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। हम नॉन अलाइंड नहीं है, हम ऑल अलाइंड है, और अब तो हम इशू बेस्ड अलाइंड है, क्योंकि दुनिया मल्टीपोलर है, बल्कि मल्टीप्लेक्स है, जिसमें इश्यूज लेकर, एजेंडा लेकर हम एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को के हिसाब से यदि देखें तो बायलैटरली और मल्टीलैटरली इंगेज या डिसएंगेज होते हैं।
वेस्ट एशियन रीजन में मैं आपको बताऊं, इजराइल की तरफ जो टिल्ट की बात संजय कर रहे थे, इजराइल वो देश है जिसने हमेशा, भारत चीन का जब युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे ऊपर मुंबई में जब अटैक्स हुए, तब भी सपोर्ट भेजने की बात की थी, तब हमेशा इक्विपमेंट से, एम्यूनिशन से हमारा सपोर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया तब हमारी सहायता की, और अनकंडीशनली हमारे साथ हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़ा हुआ है। अब यहाँ जो सॉवरेनिटी को चैलेंज की बात संजय ने की थी, तो वहां मैं आपको बताऊं, ये पूरे परिदृश्य में अभी के सॉवरेनिटी को चैलेंज इजराइल की हुआ था जब 7 अक्टूबर 2023 की दरमियानी रात को, मिडनाइट को, हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने 1500 महिलाओं और बच्चों को मार दिया था वहां अटैक करके। ये पूरा जो युद्ध है, संघर्ष है, ये वहां से शुरू हुआ है। और भारत को यदि फिर हम देखें ईरान के पर्सपेक्टिव में, बिल्कुल हमारे ईरान के साथ सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की यदि मैं कंसेप्ट को लेकर के आऊं, तो हम चाबहार पे बिल्कुल अलाइन थे, ईरान के साथ काम कर रहे थे, पर ये वही खामे नहीं थे हार्ड लाइनर जिनको एलिमिनेट किया है अमेरिका ने, जो भारत के लिए इतनी उल्टी सीधी टिप्पणियां पिछले कई वर्षों से दे रहे थे, ओआईसी में जा जाके ये हमारे इंटीग्रल पार्ट कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बताते आ रहे थे। ये बार बार ये कहते थे कि गाजा के अलावा कोई दूसरी जगह है दुनिया में जहां मुस्लिमों को काटा मारा जाता है तो वो भारत है। ये आगाज करते थे मुस्लिम वर्ल्ड के नेशंस का कि आप आइए और कश्मीर को भारत से आजाद कराइए। इस तरह के स्टेटमेंट्स भी हमने देखे हैं, लेकिन भारत ने बहुत सटली, बहुत स्टेबली कोई एक साइड नहीं लिया है। वहां डिहाइफनेट करके बैठे हुए। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम पैलेस्टीन को भी मान्यता देते हैं, लेकिन किस पैलेस्टीन को मान्यता देते हैं? जो हमास नाम के आतंकवादी संगठन से मुक्त हो। और इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही, और ये हमारी नई विदेश नीति है, जिसमें यदि रशिया के साथ हमारी एक स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो अमेरिका के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है, एक थोड़ा सा एक वर्ड्स फेज आया, हमने देखा ट्रंप की हरकतों को, लेकिन ट्रंप हमेशा राष्ट्रपति नहीं रहने वाले हैं। अमेरिका और भारत हमेशा देश रहने वाले हैं, और उसमें भी हमने ट्रंप को नील डाउन होते हुए देखा। बार बार ट्रंप हमें कॉल कर रहे हैं, हम ट्रंप के पास नहीं जा रहे हैं। ट्रेड डील भी ट्रंप ने अनाउंस की, हमने नहीं की। तो ये एक समझने की बात है कि एक ऑल अलाइंड नीति के साथ भारत किसके साथ है? मैं ये जवाब देना चाहती थी, भारत अपने साथ है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में भी कहा। जहां हमारे राष्ट्रीय हित होंगे वहां हम काम करेंगे। वैसे ही जैसे ईरान में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की वजह से बहुत सारे जो विश्व के देश हैं वहां पर खलबली मची, लेकिन हमारे जितने भी 4-5 जहाज हैं वो एक एक करके सुरक्षित उस स्ट्रेट से निकल के आ रहे हैं। हमारे लिए वो खोल दिया गया। तो ये एक समझने की बात है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर हो, हमारी मानवीय सुरक्षा सिक्योर रहे, ऊर्जा सुरक्षा हमारी इंटैक्ट रहे, बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी इंटैक्ट रहे, इसको हम ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और अब रही बात सऊदी की, तो देखिए सऊदी और ईरान के जिस प्रकार के खट्टे रिश्ते रहे वो पूरी दुनिया जानती है। शिया सुन्नी वाला भी एंगल है, यूएस का बेस भी है। सऊदी एक्चुअली युद्ध इसलिए कंटिन्यू रखना चाह रहा है ताकि ये जो पूरा, एक तो इन लोगों पे अटैक हुआ ईरान का, थोड़ा ईरान एग्जॉस्ट हो, वो ईरान को हारते हुए देखना चाहता है, यहाँ पर रिजीम बदलते देखना चाहता है, यहाँ से हार्ड लाइनर की जो गवर्नमेंट है वो जाते हुए देखना चाहता है। और जो दूसरा पैरेलल है पेजेश्कियान वाला, जो पार्लियामेंटेरियन, जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड पैरेलल है, सऊदी वो चाहता है कि रूल करे ईरान। और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ सऊदी, यूएई और जो दूसरे खाड़ी के देश हैं उनके साथ ईरान के संबंध सामान्य होंगे, भारत जैसे देशों के साथ भी फिर हम संबंधों में और एक बेहतर अध्याय खुलते हुए देखेंगे। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो यूएस और उसके अलाइज के कंट्रोल में होगी, वहां पर सऊदी को अपर हैंड मिलेगा। क्योंकि आप यदि खर्ग द्वीप को भी देखें, आप यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी देखें, लाल सागर की ओर भी देखें, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के जो कंट्रोल, जिस तरह से ईरान की लोकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सऊदी का ये जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। इसलिए सऊदी चाहता है कि जो ये इस पूरे क्षेत्र का बैलेंस ऑफ पावर है ये एक बार रीएस्टेब्लिश हो। यही कारण है कि यूएस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां के चीफ की युद्ध को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि किस तरह से अमेरिका इस जो 15 सूत्रीय उसका सीज फायर का फार्मूला है वो ईरान एक्सेप्ट करता है, या फिर ईरान का जो फार्मूला है वो अमेरिका एक्सेप्ट करता है, या फिर जो ऑप्टिक्स खेले जा रहे हैं पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस अपनी इकट्ठा कर रहा है खर्ग आइलैंड पे, और जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि वो काफी सारा पैसा लेकर जाएंगे, तो यानी कि उनका इरादा जो है वो वहां के तेल पर है। तो ये सारी बातें आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो डिप्लोमेसी और भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ में अपने जो एनर्जी सिक्योरिटी और अपने लोगों का इंटरेस्ट है उसको भी कहीं ना कहीं रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के कार्यक्रम में इतना है। वीना जी, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अंशु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।